Hello students, now today our topic is about conservation of plants and animals. Conservation of plants and animals. It's an important topic we are discussing here. यहाँ पर हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं. घर में जाओ तो कहा जा रहा है कि कुछ कंजर्व कीजिए. Why we can say that? Why our family members give us such kind of reminders, conserve that this. तो आप स्टूडेंट्स को परहैप्स से याद होगा कि कंजर्व क्यों करते हो. आप लोगों को कहा जा रहा है कि ये 10 रुपए लीजिए और जेब में कुछ रखिए, 4 खर्च कीजिए, बाकी अपने जेब में रखिए. दैट इज वन काइंड ऑफ कंजर्व. जो कॉमन डे वर्क में आप ये चीजें करते हो. व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? द क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन है क्या? आजकल के इस दौर में एवरी साइड क्राइसिस हो रही कि दैट एंड दिस यू हैव टू कंजर्व इट, अदरवाइज हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे. बहुत सारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे इफ वी कैन नॉट कंजर्व दिस वेरी रिसोर्सेज. आई कैन से नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? द क्वेश्चन इज हियर. कंजर्वेशन इन योर सब्जेक्ट में जो दिया गया है एनसीईआरटी ने, कंजर्वेशन इसने यहां पर इस हवाले से बताया है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आपको कहा गया इसमें इट इज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो यहां पर यह बताया गया कि ये जो कंजर्वेशन है, ये प्रोटेक्शन है किन किन की? प्लांट्स एंड एनिमल्स की प्रोटेक्शन हमें करनी है. और इससे पहले हम देखेंगे कि जो कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी है. नाउ द मेन पॉइंट है यहां पर कि हमें इस कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी. हमें कंजर्वेशन करने की जरूरत क्या है? कहा जाता है कि एक दौर या जमाना था जब हर किसी ऑर्गेनिज्म की बहुत ज्यादा तादाद थी इस पूरे एनवायरनमेंट में. फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स आहिस्ता 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 कम होने लगे ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से. डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से, कौन कौन से एक्टिविटीज की वजह से ये चीज इनमें चेंज आई? लाइक ह्यूमन नीड, इंसान को ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन नीड, इंसान को जरूरतें बढ़ती गई. और सम नेचुरल कैलमिटीज की बात मैं करूंगा, जो नेचुरल डिजास्टर्स की भी बात करूंगा, एंड नेचुरल कैलमिटीज और डिजास्टर्स की बात हम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गो टू दिस, व्हाट इज कंजर्वेशन. वी हैव टू first stress on this very word, that is conservation. What is conservation? What is conservation? Conservation हम सिंपली कहते हैं it is nothing. Conservation is nothing but है क्या ये? Conservation is nothing but है क्या ये? ये प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेशन कहेंगे. किसके लिए है? फ्यूचर जनरेशन के लिए. प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन फॉर व्हाट? फ्यूचर जनरेशन. ये व्हाट्स कंजर्वेशन हम कह रहे हैं कंजर्वेशन इज नथिंग बट इट इज प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन. फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कंजर्व करना है? जो नए पौध आएंगे या आप फ्यूचर जनरेशन हो हमारे सामने, तो आपके लिए क्या कंजर्व हमें करना है? इसको हम कंजर्वेशन कहते हैं. इन्हीं चीजों को, इस चीज को हम कंजर्वेशन कहते हैं.
लाइक अर्ली 90s की बात अगर की जाए, अर्ली 90s की बात की जाए, एक पॉपुलर कंसेप्ट सामने आया था, नेमली जिसे कहा जा रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक पॉपुलर कंसेप्ट आया था जिसे कहा जाता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक पॉपुलर 90s में एक पॉपुलर कंसेप्ट आया था। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जब कंसेप्ट आया, देखिए डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। यहां पर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, चाहे आप घर में हो, घर से बाहर हो, किसी कंट्री में रहते हो, किसी नेशन में रहते हो, किसी एरिया में रहते हो, वहां की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे जब आपके पास डेवलपमेंट होगी, जब आपके पास बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे। इसके बगैर तरक्की होनी इम्पॉसिबल है। लेकिन हमें इस तरह डेवलपमेंट करनी है ताकि सभी हम ही कंज्यूम ना कर पाएंगे। डेवलपमेंट करते 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 हम ही सब ही खत्म ना कर पाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन को भी कुछ मिलना चाहिए। जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमें ना नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी हमारे आपके बाद, उनके लिए तो कुछ रखना है ना। ऐसे ही हम खर्च करते जाएंगे, लास्ट में कुछ नहीं रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसका मतलब है प्रिवेंट करना फ्यूचर जनरेशन के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स टू प्रिवेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, to prevent for future generation, that means sustainable development। या नेक्स्ट जनरेशन की हम बात करेंगे यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात। तो लेकिन इस कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, हम फिर से आएंगे वहां पर। इस कंजर्वेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये बड़ा मसला है। मैंने पहले भी कहा, ह्यूमंस ने अपने सेल्फलेस, जो इनके पास सेल्फिश रीजंस की वजह से, जो ह्यूमंस थे तो ह्यूमंस ने अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से बहुत नुकसान किया। एनवायरनमेंट का इन्होंने नुकसान किया ड्यू टू पॉपुलेशन। लोगों की जो भूखमरी है वो बढ़ती गई, लोगों में गुर्बत आ चुकी है और लोगों की जरूरियातें भी बढ़ती गई ड्यू टू पॉपुलेशन की वजह से। फूड की डिमांड भी बढ़ती गई। इस तरह इंसान के खेत बनाने के लिए बड़े बड़े दरख्त जो थे जंगलों में, वो काटने पड़े। यहां तक फॉरेस्ट लैंड जो थी बेटा, वो भी क्लियर करता गया, इंसान बेदर्दी से काटता गया, इसलिए वो वहां घर बना सके। क्यों? ताकि वो वहां पर इस लैंड पर अपना रहने के लिए शेल्टर बना सके, रहने के लिए कुछ फार्म तैयार करे, कुछ जमीन का रुकबा तैयार करे जहां पर वो कुछ प्रोड्यूस कर पाएगा, एटसेट्रा एंड सो ऑन, खेती बाड़ी करने के लिए वगैरह वगैरह। इस तरह की नेगेटिव टाइप का कंसेप्ट डेवलपमेंट हुआ। फिर इसी तरह एक नेगेटिव टाइप का कंसेप्ट हमारे सामने आया। इसी तरह ये करते करते इंसान इन रिसोर्सेज को फिनिश करते जब इसको लगा, इस इंसान को, वी आर क्रॉस्ड द डेंजर मार्क, हम तो यहां पर अब डेंजर मार्क जो है हमारी, ये हम क्रॉस करते जा रहे हैं। नाउ एक नेगेटिव टाइप का कंसेप्ट डेवलप हुआ, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। इंसान ने डिफॉरेस्टेशन की। इन कॉमन लैंग्वेज में हम कहेंगे, वी कैन से डिफॉरेस्टेशन इज नथिंग बट डिफॉरेस्टेशन
डिफॉरेस्टेशन इज नथिंग बट कटिंग ऑफ ट्रीज, और हम कहेंगे फॉरेस्ट। कटिंग ऑफ ट्रीज हम कहेंगे फॉरेस्ट्स की भी। किसने? इंसान ने। फॉर व्हाट पर्पसेस? ह्यूमन नीड। ह्यूमन नीड, इसको जरूरत थी। क्या थी? फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इसने इस्तेमाल किया। एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। इंसान ने किस लिए फॉरेस्ट्स की सफाई की? ताकि वो वहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप करे। डेवलपिंग इंडस्ट्रीज बेटा। क्या हुआ जब इंसान जंगलों को काटता गया, काटता गया, काटता गया? क्या हुआ? जब पॉपुलेशन ज्यादा हुई, जब पॉपुलेशन बेटा ज्यादा हुई, जो पॉपुलेशन ज्यादा हुई, बढ़ती गई, तो हुआ क्या बेटा? इंसान की डिमांड जो है वो बढ़ती गई। रोजमर्रा रहने की डिमांड जो है, तो फॉरेस्ट को काटना इंसान ने शुरू किया। इसने बहुत सारे फॉरेस्ट्स को काटा। इस कंसेप्ट को डिफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं बेटा, कि इसने अपनी जरूरियतों को पूरा करने के लिए जंगलात का सफाया किया, और इसी को बेटा वहां पर जो पेड़ पौधे थे वो काटे, ताकि अपनी डे टू डे जिंदगी को आगे ले जा सके। लेकिन इसको पता नहीं था कि आने वाले फ्यूचर में इसके क्या नुकसानात होंगे, आने वाले फ्यूचर में मुझे किस मुसीबत का सामना करना पड़े। काटता गया, एक कंसेप्ट आया जिससे कहा गया है ये तो डिफॉरेस्टेशन है। भाई साहब, हमने डिफॉरेस्टेशन बहुत सारी की बेटा। ये होते 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 तो इंसान जब इसके अंदर गया, तो इसके आहिस्ता आहिस्ता इसके क्यों काटे? ये तो काजिज क्या थे, वजह क्या था? काजिज हम बताएंगे यहां पर डिफॉरेस्टेशन के। काजिज क्या थे डिफॉरेस्टेशन के बेटा? काजिज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन बेटा। तो जब कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन की बात हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बहुत सारे काज हैं। फर्स्ट इज, हम यहां पर कहेंगे फर्स्ट काज इज सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज। सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज, यह भी मसला था। One more is agriculture expansion. One more cause था agricultural expansion. एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी था बेटा। और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की बात जब होती है, तो आपको बेटा पता ही है कि हिंदुस्तान में, हमारे इस हिंदुस्तान में 80% इन इंडिया 80% लोग जो है वो इस एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है। 80% लोग, 80% लोग इस एग्रीकल्चर पर डिपेंड है बेटा। और इस इंसान ने काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में और एक आता है, इसने क्यों? ड्यू टू शेल्टर, रहने के लिए इसने जंगलों की सफाई की, डिफॉरेस्टेशन की। और ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन बेटा, पॉपुलेशन ज्यादा हुई और जंगलात सफाया करते करते गया। इन अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, इन अप्रोप्रिएट नॉलेज कॉन्सिक्वेंसेस, उसको पता ही नहीं था कि इसके आगे मसाइल क्या आएंगे। इसने किन काज की वजह से डिफॉरेस्टेशन की? सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज लाने के लिए, इसने एग्रीकल्चर एक्सपेंचर करने के लिए, इसने शेल्टर, अपने आप को कहीं पर रहने के लिए मकान
बिल्डिंग्स बिल्डअप करने के लिए फॉरेस्ट्स को डिफॉरेस्टेशन की काटता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, लेकिन इंसान को पता ही नहीं चला कि, या हम कहेंगे यहां पर पेपर जो इंसान ने पेपर यूज राइटिंग के लिए, यह भी था एक मसला। तो इंसान ने कभी सोचा नहीं था कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। जब मैं ये चीजें करता जाऊं तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो डिफॉरेस्टेशन के काजेस क्या हुए। एक तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत बड़ा इनकलाब सा आया। यूरोप में ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो उन्होंने बहुत सारे ट्रीज को यहां पर काट किया बेटा, और एक मूवमेंट हमारे सामने आई उस वक्त। उस मूवमेंट को कहा गया चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट्स आए, इनमें एक मशहूर मूवमेंट थी चिपको मूवमेंट, उस वक्त आई सामने। इस मूवमेंट में लोग ट्रीज को काटने ही नहीं देते थे। वो कहते थे कि नहीं, ये ट्रीज नहीं काटने हैं। ये हमारे इनको थोड़ी सी नॉलेज आई थी कि शायद अगर ये कट हो जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, चाहे वो किसी और मकासद के लिए उसने उस वक्त कहा, लेकिन उन्होंने ट्रीज के बचाव के लिए ये मूवमेंट चलाई। और वो ट्रीज के साथ ऐसे चिपक कर रह गए कि ब्रिटिशर्स आते थे उनके काटने के लिए, उनको काटने नहीं दिया ताकि इनको ना काटा जाए। इसी मूवमेंट को फिर नाम पड़ा चिपको मूवमेंट। चिपक कर रह गए, उसके चिपको मूवमेंट नाम पड़ा। इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट्स आए। क्यों आए? फॉरेस्ट्स को बचाने के लिए, फॉरेस्ट्स को बचाने के लिए ये सारे मूवमेंट्स आए। बट स्टिल इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले। फिर हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। फिर आगे समय बीतता गया, समय किसी का इंतजार नहीं कर रहा है बेटा। तो समय जब गुजरता गया बेटा, तो हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा। हमारे पास अब चैलेंजेस आ चुके हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके हैं। नाउ द फर्स्ट वन, जो आजकल आप हर कहीं पर देख रहे हो, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अब हर कहीं पर यह नजर आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सामने आई। कौन सा, किस शक्ल में हमारे पास कॉन्सिक्वेंस आया? ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में हमारे पास कॉन्सिक्वेंस आया। इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ? इससे क्या हुआ? हमारे जो ग्लेशियर्स थे, हमारे जो ग्लेशियर्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता तेजी के साथ मेल्ट होने लगे। क्या होने लगे बेटा? मेल्ट होने लगे। जो ग्लेशियर्स थे वो तेजी से मेल्ट हो गए, और इस तरह, और इससे वाटर टेबल इंक्रीज होने लगा। जो वाटर टेबल था बेटा, वो इंक्रीज हुआ। क्या हुआ बेटा? इंक्रीज हुआ, होने लगा। अब यहां पर वन मोर कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आई इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल कैलमिटीज। इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल कैलमिटीज। नेचुरल कैलमिटीज में हमने क्या क्या देखा? नेचुरल कैलमिटीज में ड्राउट्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एटसेट्रा। दैट मीन जो बारिश का साइकिल था, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ जो बारिश का साइकिल था वो ठीक नहीं रहा। टाइम टू टाइम बारिश होती थी, और टाइम टू टाइम जो सूखी कंडीशंस थे, लेकिन कुछ हमारे नेचुरल कैलमिटीज बने डिफॉरेस्टेशन से, जिसकी वजह से सूखी पड़ गई। बारिश का जो पैटर्न था वो खत्म हो गया। क्यों?
ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज, ड्यू टू क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स। इससे नेचुरल कैलेमिटीज जो है वो बढ़ गए, नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो बढ़ते गए बेटा, और फार्मर्स खुदकशी पे आ चुके हैं। जो खेती बाड़ी कर रहे थे वो बेचारे खुदकशी पे बेटा आए ना। आपने देखा हर मैगजीन पे आ रहा है कि अब तो वो ये डिमांड कर रहे हैं, अब तो वो डिमांड कर रहे हैं, उनको अब फसल उस तरह से नहीं उग रहा है। सूखी की वजह से ही ये सब हुआ। इससे कंट्री में भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस भी होता है बेटा, इससे कंट्री में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस भी होता है नेचुरल कैलेमिटीज से। नाउ द वन मोर consequences come in the form of that is desertification. One more, that is desertification. That is desertification. क्या हुआ बेटा, जो चेंजेस आए नॉर्मल लैंड में, तब्दीलियां आई, जो नॉर्मल लैंड थी बेटा, वो उसमें क्या हुआ बेटा, उसमें वो डेजर्ट बनते गए, वो डेजर्ट बनते गए बेटा डेसर्टिफिकेशन से। इसका मतलब है नॉर्मल जमीन बंजर में तब्दील हो गई ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन से बहुत सारे मसाइल सामने आए, बहुत हमारे जमीनें बंजर में कन्वर्ट हो गए, उनकी जो फर्टिलिटी थी, जो फर्टिलिटी की प्रोसेस थी नेचुरल प्रोसेस की, वो भी खत्म होती गई, वो इस तरह की नहीं रही बेटा ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। वन मोर कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने आया इन द फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन बेटा, मिट्टी जो है वो बहती गई, चाहे हवाएं हो, जो रूट से देखिए, जो मिट्टी थी उसको कौन पकड़ कर रखता है बेटा, रूट्स पकड़ के रखते हैं, दरख्त के रूट्स पकड़ते रखते। जब दरख्त ही नहीं रहे तो रूट्स कहां रहेंगे बेटा, हल्की सी बूंदाबांदी आएगी तो फर्टाइल सॉइल जो है वो बहती जाएगी, दरियाओं में बहती जाएगी, कुछ हवाएं अपने साथ ले जाएंगे उनको, वो बारिश की पानी के साथ ही बह जाएगी, क्योंकि हवा तेज जब आएगा वो उसको इरोड करेगा, इरोजन वो उससे भी हो जाएगी। इरोजन का मतलब है ऊपर का जो सॉइल है वो पानी के साथ बह जाएगा, तेज हवाओं के साथ बह जाएगा, दैट इज इरोजन। तो ट्रीज क्या करते थे, ट्रीज क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं बेटा, और जब ये कैपेसिटी नहीं होगी सॉइल में तो सॉइल क्या ढीला हो जाएगी बेटा, तो इस तरह सॉइल किसी काम ना रहेगा और सॉइल इरोजन होता जाएगा बेटा। तो ये कुछ मैंने कहा डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से बेटा ये चीजें होते गई, ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे डिफॉरेस्टेशन के बेटा मोटे पोटे मैंने कुछ यहां पर आपको बताया कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये चीजें होते हैं बेटा। फर्स्ट मैंने कहा ग्लोबल वार्मिंग हुई, नेचुरल कैलेमिटीज ज्यादा आए, डेसर्टिफिकेशन हुआ, सॉइल इरोजन हुआ बेटा। अब जब इंसानों को ये लगा, ये सब होने के बाद, यहां पर इस्तेमाल करने के बाद, वहां पर इस्तेमाल करने के बाद, अपनी शेल्टर एटसेट्रा सो ऑन, अपने आप को कंफर्ट लाइफ गुजारने के लिए इंसान को लास्ट में वापस आया, ध्यान आया, भाई साहब मैं तो कुएं में गिरता जा रहा हूं, कुआं इतना गहरा है वहां से वापस आना मुश्किल है। अब जब इंसानों को यह लगा कि अगर इसी तरह हम करते गए, दरख्त काटते गए, पेड़ काटते गए, तो अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा ना बेटा। हम अगर यूज भी करें फॉरेस्ट्स की, बट हमें इनको कंजर्व भी करना अब होगा। आई समझ,
हमें इनको कंजर्व भी करना होगा, क्योंकि ट्रीज है तो एनवायरमेंट है। देखिए ट्रीज है तो एनवायरमेंट रहेगा ठीक, एनवायरमेंट ठीक रहेगा तो हम ह्यूमन ठीक रहेंगे। अगर इनमें कोई चीज आएगी तो वी ऑल टाटा बाय बाय, उससे हमें प्रॉब्लम बेटा हो जाएगी। तो एनवायरनमेंट ठीक नहीं रहेगा तो हम भी ठीक तरह से इस धरती पे नहीं रहेंगे, हम भी मर सकते हैं। फिर एक कंसेप्ट आया इंसानों के पास, दैट इज कंजर्वेशन बेटा, दैट इज कंजर्वेशन बेटा। अब हम कहां कहां से घुमा 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 कर आए और फिर हम उसी पॉइंट पे फिर से आए कि नहीं बेटा अब तो बहुत हो चुका, हमारी जो ये देख रेख थी, हम जो काम कर रहे थे ये तो रोकना पड़ेगा। अब हम आए उस कंसेप्ट की जानिब जहां पर कंजर्वेशन हम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? कंजर्वेशन। नहीं अब तो हमें कंजर्व करना है। Why we need to conserve forest? Now the question is here. Why we need to conserve forest? अगर आपको थोड़ा पिछले सब जो मैंने यहां तक आपको लेक्चर दिया, अगर इसी में थोड़ा सा आपने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया होगा, थोड़ा सा आप जाओगे पीछे तो आपको सब कुछ सामने आएगा। फिर भी यहां पर थोड़ा सा बताएंगे Why we need to conserve forests? क्यों हम कंजर्व करेंगे फॉरेस्ट्स को? इसलिए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रखेंगे। फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रखेंगे, इसीलिए हम कंजर्व करेंगे फॉरेस्ट्स को। टू मेंटेन द बैलेंस इन द एनवायरमेंट, मेंटेन द बैलेंस इन द एनवायरमेंट। बेटा आपने यहां पर कंजर्व इसलिए करना चाहते हो फॉरेस्ट को ताकि आप फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रखना चाहते हो, ताकि आप इस एनवायरनमेंट को की जो बैलेंस है उससे उथल पुथल उसमें नहीं आनी चाहिए। उसको बैलेंस करने के लिए ये सारा कर रहे हैं। उस पूरी दुनिया में हर कोई चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बेटा, हर कोई चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, मान लीजिए लेट अस अज्यूम, मैं कहूंगा आज सारे के सारे बर्ड्स मर गए, फॉर एग्जांपल, 1 मिनट प्लीज, सारे के सारे बर्ड्स जो है ये मर जाएंगे तो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ जाए, क्योंकि जो ये बर्ड्स थे ये क्या खा रहे हैं? इंसेक्ट्स खा रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इट मीन्स हर कोई चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये एक साइकिल की तरह चल रहा है। मैं कहूंगा इंसेक्ट्स कौन खाते हैं? बर्ड्स। छोटा सा मैं आपको यहां पर क्लू देता हूं, बर्ड्स। और बर्ड्स कौन खाते हैं? ह्यूमन्स। खाते कि नहीं? आप कहोगे सर जी कैसे? मैं कहूंगा आपको फॉर एग्जांपल, अब यहां पर हमने मान लीजिए इंसेक्टिसाइड लगाया, दरख्तों पर इंसेक्टिसाइड लगाया, वहां पर इंसेक्टिसाइड लगाया, यहां पर जो आजकल ज्यादा हो रहा है तो इंसेक्ट मर गए, उतने ज्यादा अब इंसेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। कुछ अजीबोगरीब इंसेक्ट्स हमारे सामने अब आ रहे हैं, नए इंसेक्ट्स आ रहे हैं जो अभी तक हमारे जिंदगी में हमने देखे ही नहीं थे। लेकिन जब इंसेक्ट्स मर गए तो क्या होगा? ये जो बर्ड्स हैं इनको खाना नहीं मिलेगा, ये भी मर जाएंगे। और बर्ड्स हम खाते थे, मसलन हम मुर्गा खाते थे, बतख खाते हैं, जब ये मर जाएंगे इसका असर इंसानों पे पड़ेगा बेटा, और इंसान भी इसका शिकार हो जाएगा। इस तरह से मेरे कहने का मतलब है हम सब एनवायरनमेंट के साथ इंटरकनेक्टेड है, हम सब एनवायरनमेंट के साथ
इंटरकनेक्टेड है बेटा, इसलिए ये कंसेप्ट आया कि हमें चीजों को कंजर्व करना है, कंजर्वेशन करनी है। अब बात है हम कंजर्वेशन किस तरह करेंगे, हाउ कैन वी कंजर्व। अब बात है कि हम कंजर्वेशन किस तरह करेंगे। चलिए यहां तक तो सही हुआ, कंजर्वेशन हमें करनी है, लेकिन हम किस तरह कंजर्वेशन करेंगे बेटा। अब क्वेश्चन यहां पर सामने आ चुका है, हाउ वी कैन कंजर्व, हाउ वी कैन कंजर्व प्लांट्स और फॉरेस्ट्स एटसेट्रा सो ऑन। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप कंजर्व करते हैं, रोजमर्रा आप देखते हो। आप पहले हम कंजर्वेशन मुख्तलिफ लेवल्स पर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लेवल पर करते हैं, एट लोकल लेवल पर भी हम करते हैं। लोकल लेवल पे, लोकल लेवल पे हम करते हैं, जो लोकल पीपुल होते हैं वहां के, लोकल पीपुल जो किसी एरिया के होते हैं, जैसे कि हम जंगल के आसपास रहते हैं। मान लीजिए हम जंगल के आसपास रहे, बहुत सारे आप में से बहुत सारे बेटा स्टूडेंट्स होंगे जो जंगलों के आसपास रहते होंगे, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो वहां के लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कुछ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वहां पर काम करते हैं, उनके साथ मिलकर आप काम कर सकते हो। वी कैन कंजर्व एट लोकल लेवल आल्सो, वी कैन कंजर्व एट लोकल लेवल आल्सो। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनकर ही आप इसको कंजर्व कर पाओगे, फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाओगे, ये जरूरी नहीं है। हमें खुद अपने लेवल पे भी ये कंजर्व करने चाहिए। सो वी कैन कंजर्व इट एट लोकल लेवल विद लोकल पीपल ज्वाइन विद सम एनजीओज। हम यहां पर कुछ एनजीओज के साथ भी मिल सकते हैं, एनजीओज के साथ भी मिल सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मिल सकते। वी आल्सो कंजर्व दीज नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू एट नेशनल लेवल। इनको कंजर्व नेशनल लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी ये कंजर्व किए जाते हैं। यहां पर भी आप इसको कंजर्व कर सकते हो, नेशनल लेवल पे भी बेटा कंजर्व कर सकते हो। जैसे कि आपने किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है, बहुत सारे फॉरेस्टर्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। किसी स्पीसीज पर आपने काम किया, आपने उनको कंजर्वेशन पर किसी कंजर्वेशन पर काम की, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह आप वहां पर काम कर रहे हो। सो वी कैन ऑब्वियसली पार्टिसिपेट एट नेशनल लेवल। हम यहां पर नेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नेशनल लेवल पे भी इनको कंजर्व कर सकते हैं। वन मोर पॉइंट इज दैट इज इंटरनेशनल लेवल पे भी आप इनको कंजर्व कर सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल जैसे कि कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो एक कंट्री के लिए अकेले नहीं कर सकती है। मसलन हिमालय की बात की जाए, बहुत बड़ा सिलसिला है, बहुत बड़ा सिलसिला है बेटा। तो अगर हिमालय देखोगे, इंडिया से शुरू होने के बाद पाकिस्तान, चाइना, तो इन बहुत सारे कंट्रीज के साथ इसका मेल जोल है, हर कहीं है। तो हिमालय की जो प्रिजर्वेशन है सिर्फ इंडिया ही नहीं कर पाएगा। जैसे लद्दाख वो कोल्डेस्ट डेजर्ट है, कोल्डेस्ट डेजर्ट में आता है, कोल्ड डेजर्ट में आता है। लद्दाख का आधा एरिया जो है बेटा वो चाइना के पास और आधा एरिया इंडिया के पास है। तो इसकी प्रिजर्वेशन करना भी मुश्किल है, वन कंट्री ही नहीं कर पाएगी।
इसमें भी चाइना और इंडिया मिलकर काम कर सकते हैं कि यहां जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको कंजर्व करेंगे, चाहे वो फॉरेस्ट्स हो या एनिमल्स हो। तो कुछ चीजें एक नेशन ही नहीं कर सकती है, इस बहुत सारे नेशंस इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे नेशंस मिलकर इस चीज को मिलकर प्रिजर्व कर सकते हैं बेटा। और इस तरह हम इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के थ्रू कंजर्वेशन कर सकते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे एनजीओज आते हैं, बहुत सारे, और जो इस पर काम करते, वी कैन से कंजर्वेशन, वी कैन से हम यहां पर ये भी कहेंगे, वी कैन से कंजर्व फॉरेस्ट्स विद दीज, we can conserve forests with these levels, local level, at national level, at international level बेटा। ठीक है बेटा। तो कुछ गवर्नमेंट करती है, कुछ